हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में। भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे रिलीजन प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस तरीके से यहाँ पे सब रहते हैं। यही एक खासियत है हमारे भारत की। अब यहाँ पे हम चलेंगे डिस्कस करने के लिए यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि बहुत न्यूज़ में भी है आजकल। और 22nd लॉ कमीशन ने जितने हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पब्लिक हैं उन सब से व्यूज़ मांगे हैं विद रिगार्ड टू यूनिवर्सल सिविल कोड। सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। एक ऐसा लॉ अगर वो भारत के संविधान के अंदर पास होगा, आई मीन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, फिर वो एक्ट बनेगा। अगर वो पास होता है, जब भी वो होगा, उससे भारत के अंदर जितनी कम्युनिटीज़ हैं, जितने रिलीजन्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्टिकुलर रिलीजन, उन सब में 5 ऐसे मैटर्स हैं जिनको लेकर सब में यूनिफॉर्मिटी आएगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला आता है इनहेरिटेंस, सेकंड आता है सक्सेशन, थर्ड इज डाइवोर्स, नेक्स्ट इज मैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट इज द मैरिज इटसेल्फ। सो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट है, और ये सब कवर होंगे, गाइड होंगे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल सिविल कोड। लेकिन अब यहाँ पे जानने वाली चीज़ है, क्या संविधान के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो इससे जुड़ती है? तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे आर्टिकल 44 की। जो आर्टिकल 44 पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कवर होता है। इट लेज डाउन द फीचर दैट द स्टेट शैल एंडेवर to secure UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द सिटीजन्स। जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको सिक्योर करे। लेकिन इसी के साथ साथ आर्टिकल 37 भी भारत के संविधान के अंदर है, जो कि कहता है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू हैव अ सुटेबल लेजिस्लेशन। लेकिन जो ये सुटेबल लेजिस्लेशन की जो फ्रेज है, ये मिसिंग है आर्टिकल 44 के अंदर। तो अगर कहीं ना कहीं बात करते हैं, हमारे संविधान के अंदर इसका जिक्र जरूर आता है और ये न्यूज़ में भी अब आ गया है। सो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स रिलेटेड टू दी ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब यहाँ पे जानते हैं क्या इसका ओरिजिन था, भारत के अंदर इसकी ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले चलते हैं 1835 के अंदर। देयर वाज अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेज़ों के टाइम पे, जब अंग्रेज़ों का राज था, तो उनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, और रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया भारत के अंदर जितने उस टाइम पे क्राइम हो रहे थे, जितने एविडेंसेस थे, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनके लिए कोडिफाइड लॉज चाहिए। और इसके तहत उन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। चलते 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 जब 1941 आया, जो कि लास्ट फेज चल रहा था अंग्रेज़ों के टाइम का भारत के अंदर, उस टाइम पे BN राव, ये आपको नाम याद रखना है, BN राव कमेटी बनाएगी, और इस कमेटी ने जो है हिंदू लॉ कोड जो उसको कोडिफाई किया। तो कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए जिसके तहत भारत के अंदर जो रिलीजियस एस्पेक्ट से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट्स उनको डिफाइन किया गया। फर्दर मोर, इन्होंने तो अपना कंसेप्ट दे दिया, लेकिन इसके बाद जब आज़ाद भारत हुआ तो 1956 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, और उसमें कोडिफाई कर दिया गया कुछ अनविल्ड सक्सेशन फीचर्स को रिलेटेड टू वेरियस रिलीजन्स ऑफ द कंट्री, जिसमें हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट आते हैं। लेकिन उसी टाइम पे कुछ ऐसी रिलीजन्स हैं जिनके लिए अलग पैरामीटर्स, अलग जो फीचर्स हैं उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स को देखते हुए चल रहे थे, जिसमें मुस्लिम्स आते हैं और उनके साथ पारसीज आते हैं और क्रिश्चियंस आते हैं। सो ये सब चीज़ें चल रही थी, और ये चलता गया टाइम के साथ साथ। अब आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर। 1996 के अंदर सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया। उसके बाद 2013 के अंदर जॉन वी का जो केस आया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद 2015 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसको प्रीविलेज डिक्लेयर कर दिया ऑफ द पार्लियामेंट, कि ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट की प्रीविलेज है, इसको लेकर आना, और कब लेकर आना है, कैसे लेकर आना है। नेक्स्ट इन सीरीज वॉज 2018, जब शाह बानो का केस मीडिया में 2017-18 के आसपास। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स तलाक बिदअत जो आता है, और इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस भी डिक्लेयर कर दिया। और 2018-19 के आसपास फिर से लॉ कमीशन ने
उस टाइम पे बोला कि इसकी एज ऑफ नाउ उतनी ज़रूरत नहीं है। सो कंसीडरिंग द सिनेरियो ऑफ दैट फेस, वो जो ईयर चल रहा था उस टाइम पे सिनेरियो ऐसा था कि उस टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा फेस के तौर पे नीड नहीं मानी गई थी। तो ये सारा का सारा जो टर्मिनोलॉजी का जो बैकग्राउंड है ये कवर करता है हमारा यूनिवर्सल सिविल कोड। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको बना रही थी, उस टाइम पे जो हमारे मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया डेफिनेटली। और जो हमारे संविधान के विधाता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी यही चीज़ बोली थी दैट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स वॉलंटरी, एज पर द नीड इट कुड बी फ्रेम्ड एनी टाइम। सो इस चीज़ को प्योरली संविधान के तहत भी उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कोशिश की थी इसको प्रिविलेज रख दिया जाए पार्लियामेंट का। सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं यूनिवर्सल सिविल कोड के, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।